नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। सेकंड पार्ट में थोड़ा हम डिटेल में और पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ना, सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? जैसे आपको ये बात तो पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बट व्हाट इफ पार्टिकल एक उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हो, तो वो इस पे सब पे फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स इस पे जो होगा वो किससे हम फाइंड कर सकते हैं? वो हम फाइंड करेंगे थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके ओके। So according to the principle of superposition, the gravitational force between two masses acts independently and uninfluenced by the presence of other bodies. मतलब एक बॉडी, जैसे देखो मैंने आपको बताया 1 2 3 और 4, ये इस पे फोर्स लगा रही है तो इन तीनों से उसको कोई लेना देना नहीं। ये इस पे फोर्स लगा रही है तो इन तीनों से कोई लेना देना नहीं। ये इस पे फोर्स लगा रही है तो भी इन तीनों से लेना देना नहीं है, और ये इस पे लगा रही है तो इन तीनों से लेना देना। Hence the resultant gravitational force acting on a particle due to a number of masses is the vector sum of the gravitational forces exerted by individual masses on given particle. नेट इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो इंडिविजुअल फोर्सेस जो इस पे लगाएंगे उन सबका नेट नेट एडिशन। और मैथमेटिकली उसको कैसे लिख सकते हैं? एफ आर इज इक्वल टू एफ वन ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, एफ टू मतलब ड्यू टू सेकंड पार्टिकल, एफ थ्री मतलब ड्यू टू फर्स्ट थर्ड पार्टिकल, प्लस 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 अप टू एफ। Okay, what is where F1, F2, F3? F1, F2, F3 are the gravitation forces acted by individually by masses m1, m2, m3 up to mn on the particle of mass m. ये मान लो ये मास m पे पार्टिकल है तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है। इस पे फोर्स f1, इसके कारण f2, इसके कारण f3, इसके कारण f4, सबका एडिशन। तो क्या मिल जाएगा हमें इस बंदे पे? ये जो हमारा बीच वाला बंदा है उस पे नेट फोर्स मिलेगा। है समझ में? पक्का? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे देखो, इन फिगर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पॉइंट मास m1, ये देखो पॉइंट मास m1 है तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द पॉइंट मास m2, m3 एंड m4। मतलब m2 वाला इस पे जितना फोर्स लगाएगा वो m3 वाला इस पे जितना फोर्स लगाएगा और m4 वाला जितना फोर्स लगाएगा। Now according to the law of gravitation, the force on m1 exerted by m2 is, अब देखो आपको पता है m1 है वो m2 पे कितना फोर्स लगाएगा, उसका फॉर्मूला होगा F12 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय, देखो m2 कितना लगा रहा है, m1 m2 बाय कितना है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप। डिस्टेंस r21 है ना, और r21 कैप क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेर r21 cap is equal to r21 vector upon r21 its magnitude, vector upon its magnitude is a unit vector pointing from m2 to m1। क्लियर हुआ? एंड नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है? m1 और m2 के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अट्रैक्टिव है, वो हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया। तो सिमिलरली अब देखो ये तो F12 के कारण मिला, F13 के कारण क्या मिलेगा? तो देयरफॉर F13 के कारण क्या मिलेगा? माइनस जी m1 m3 बाय व्हाट, यहाँ पे क्या था r21 था ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा r31 का स्क्वायर इंटू r31 कैप एंड F14 इज इक्वल टू माइनस जी m1 m4 by r41 square into r41 cap। Therefore according to principle of superposition, net force exerted on particle
ऑफ मास m1 कितना हो जाएगा? नेट फोर्स F इज इक्वल टू F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, F13 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3 और F14 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4। तो F इज इक्वल टू F12 क्या है आपका? माइनस जी m1m2 बाय r21 स्क्वायर प्लस r21 कैप प्लस, अब देखो सब में माइनस है तो मैं एक काम कर लूँ, माइनस बाहर ही निकाल लूँ, ये r21 कैप प्लस ये क्या होगा? जी m1m3 बाय r31 स्क्वायर इंटू r31 कैप प्लस जी m1m4 बाय r41 स्क्वायर इंटू r41 कैप। ये आपका फाइनल आंसर बराबर है। सो दिस इज व्हाट योर फाइनल, मतलब इच एंड इंडिविजुअल के कारण आप ऐड कर लो। समझ में आ गया बेटा? ओके पक्का? उसके बाद एक शेल थियरम है, वो शेल थियरम सिंस आपके बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स उस पर देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो around a circle of radius r under the action of the mutual gravitational attraction। दो पार्टिकल राउंड अ सर्कल सिर्फ ग्रेविटेशनल के, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो ऑब्वियस ही बात है कि द फोर्स जो होगा दोनों के, मान लो ये पार्ट फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये ऐसे 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 घूम रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दोनों के म्यूचुअल फोर्स के कारण ही। ओके क्या बोला है? और वो जो सर्कल बना रहे हैं उनका रेडियस आर है, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया? तो हेंस फोर्स का फॉर्मूला का जी m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, लेट m बी द मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो हम क्या कर सकते हैं? F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। ये जो फोर्स लगेगा, अब वो कहाँ पे घूम रहे हैं? दे आर मूविंग अराउंड अ सर्कल। तो सर्कल पे घुमाने के लिए हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर्स में देख लिया है कि भाई एज दिस फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स, उसको सेंटर में मूव रखने के लिए फोर्स होगा, तो दोनों सेम होंगे। ये इतना फोर्स इन दोनों के बीच में है, वो एक दूसरे के अराउंड मूव कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा होगा? mv स्क्वायर बाय r। इसको मैं नंबर 1 नाम दे दूं और इसको मैं नंबर 2 नाम दे दूं। तो देयरफॉर इक्वेटिंग 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं? वो फोर्स कौन सा आपका? जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये कार कैंसिल, ये कम कैंसिल, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय 4r और v की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाय 4r। ठीक है ना? क्लियर हो गया? डन? ओके और अब तड़कता फड़कता क्वेश्चंस, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है ये, 3 equal masses of m kg, तीनों का मास m kg are fixed at the vertices of an equilateral triangle and what is the force acting on a mass 2m placed at the centroid? centroid मतलब समझ रहे हो ना, जो हर एक वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस होगा। what is the force on the mass if the mass at the vertex a is double? अब मान लो a का मास डबल कर देंगे तो कितना होगा? AG, BG और CG तीनों की वैल्यू क्या लेनी है? 1 मीटर लेनी है, क्वेश्चन में बताया गया। ये लेना है 1 मीटर, ये लेना है 1 मीटर, ये लेना है 1 मीटर। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना कि लेट टू एम मास at
जी बी एट ओरिजिन पे होना चाहिए, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन सी जी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसा क्यों सर? तो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल एंगल 120, ये 120 और ये 120, इसलिए तो 360 हुआ, तो 120 में से ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब समझ में आया क्यों ऐसा लिखा, ये 30 डिग्री है। क्लियर। सिमिलरली एंगल बिटवीन जी बी एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये कौन सी है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों इतनी बेजामारी कर रहे हैं, उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो फोर्स ऑन मास एट जी ड्यू टू ए, क्या होगा, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, एफ जी है, फॉर्मूला क्या होगा, जी एम 2m, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर, और आंसर क्या आ जाएगा जे कैप। अब उसमें आपने माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस कब लेते, जब उसका यूनिट वेक्टर पोजीशन का होता, तो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया है, अब देखो ड्यू टू किसके कारण है, जी और ए के कारण, जी और ए दोनों y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जे कैप लिखा, तो वो भी पॉजिटिव है। माइनस क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन बता देता कि अगर आप उन दोनों का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लेते तो अलग चीज है, अब इसका पोजीशन वेक्टर ऊपर है और फोर्स भी ऊपर लग रहा है, समझ पा रहे हो, जे कैप ऊपर लग रहा है, देख लो बेटा, जे कैप ऊपर है और फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, मतलब जी है वो ए की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, समझ रहे हो, हाँ या ना तो बोल दो बेटा। ठीक है, अब दूसरा, फोर्स ऑन मास एट जी ड्यू टू बी, अब बी के कारण देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दो केस आएंगे, दो केस के कौन से आएंगे, तो प्लीज ध्यान से देखना, एफ जी बी इज इक्वल टू क्या होगा, जी तो एज इट इज, एम बी एज इट इज, 2m भी एज इट इज, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी एज इट इज, बट ये इसको अगर आप दो कंपोनेंट में आप डिवाइड करोगे तो उसका पोजीशन जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाला हो जाएगा साइन 30 और ये वाला हो जाएगा कॉस 30, दोनों नीचे हैं, दोनों नीचे हैं, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉस आई कैप के साथ है ना, माइनस कॉस 30 डिग्री आई कैप माइनस साइन 30 डिग्री जे कैप। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भैया ये नीचे इसका पोजीशन, जैसे देखो ये जे कैप सिर्फ ऊपर ही था, तो आप बोलो सर एक्स कैप एक्स क्यों नहीं लिया, बिकॉज साइन 90 जे कैप होता और कॉस 90 एक्स कैप होता, तो कॉस 90 क्या, एक्स कैप मतलब आई कैप, कॉस 90 आई कैप और साइन 90 जे कैप, है ही नहीं। अब इसकी बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस मतलब वो माइनस आई कैप के साथ कॉस 30 है और माइनस जे कैप के साथ वो साइन 30 है। क्लियर हुआ। सिमिलरली अब देखो, फोर्स ऑन मास एट जी ड्यू टू सी, अब सी के बारे में बात कर रहे हैं, एफ जी सी, अब ध्यान से देखेगा बेटा, जी एम 2m बाय डिस्टेंस 1 स्क्वायर है। हाँ अब बताओ, देखो इसका अगर आप कंपोनेंट्स बनाओगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 30 कंपोनेंट और ये क्या हो जाएगा sin 30 कंपोनेंट, तो cos 30 कंपोनेंट मतलब वो पॉजिटिव आई आई कैप है ना, तो cos 30 आई कैप, अब जे कैप नीचे है तो माइनस क्या हो जाएगा sin 30 जे कैप, हो गई बात खत्म। ओके, अब बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम क्या बोल सकते हैं, नेट एफ एट जी कितना लगेगा, एफ जी ए प्लस एफ जी बी
प्लस एफ जी सी। तो एफ जी इज इक्वल टू, एफ जी हमारा क्या था, सिर्फ चेक करो, जी एम टू एम, वन स्क्वायर तो कोई लिखने का मतलब ही नहीं है, प्लस जे कैप। एफ जी बी क्या था, जी एम टू एम। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो था आपका माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप और प्लस जी एम टू एम क्या था, कॉस 30 आई कैप और माइनस साइन 30 जे कैप। इतना क्लियर हुआ। अब आपको एफ जी फाइंड करना है। देखो सब में से जी एम और टू एम में कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, जे कैप। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉस 30 आई कैप। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन 30 जे कैप। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस कॉस 30 आई कैप। और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस साइन 30 जे कैप। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एफ जी इज इक्वल टू जी एम इंटू टू एम क्या हो जाएगा, टू जी एम स्क्वायर, जे कैप एज इट इज, माइनस साइन 30 जे कैप मतलब माइनस हाफ जे कैप। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हाफ जे कैप, माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। माइनस जे कैप और प्लस जे कैप तो आंसर हो जाएगा जीरो, एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, देखो ये अगर आप इतना सॉल्व ना करो ना तो भी प्रैक्टिकली सोच के बता सकते हो कि भाई ये पार्टिकल यहाँ पे है, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो उसको ये बंदा खींच रहा है और ये दोनों सेम एंगल पे खींच रहा है, तो इसका नेट रिजल्टेंट नीचे लगेगा और ये ऊपर लगेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो उधर का उधर ही पड़ा रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। फिर भी किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं हो तो इट्स ओके। ठीक है। उसका सेकंड पार्ट क्या बता रहा है बेटा, उसका सेकंड पार्ट बता रहा है हमें कि भाई अगर ए का जो मास है वो डबल हो जाए, if mass at A becomes 2m, तो ड्यू टू बी और सी तो सेम रहेगा। अब ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, ड्यू टू ए चेंज हो जाएगा। एफ जी क्या हो जाएगा, जी टू एम बाय वन का स्क्वायर और जे कैप ही रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर जी, जे कैप हो जाएगा। तो देयरफॉर नेट एफ बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी। बाकी देखो ए बी और सी में तो चेंज नहीं हुआ है ना, चेंज ए में हुआ है, तो एज इट इज रख दो। तो ए का क्या हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर जी कैप प्लस एफ जी पे क्या होगा, टू एम स्क्वायर जी, टू एम स्क्वायर जी ब्रैकेट में क्या होगा, ड्यू टू बी, तो माइनस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप प्लस टू एम स्क्वायर जी माइनस नहीं पर प्लस कॉस 30 आई कैप माइनस साइन 30 जे कैप। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, फोर एम स्क्वायर जी जे कैप प्लस इनमें से क्या बचेगा, टू एम स्क्वायर जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन 30 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जे कैप माइनस हाफ जे कैप, तो ये माइनस वन जे कैप हो जाएगा, फोर एम स्क्वायर जी कैप माइनस टू एम स्क्वायर जी जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा, टू एम स्क्वायर जी जे कैप, मतलब नेट ऊपर के साइड लगेगा नेट फोर्स। अब ऑब्वियस ही बात है ना बेटा कि भाई ये टू एम हो गया, तो उसका वो ज्यादा फोर्स लगाएगा जितना मास, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। पहले क्या हो गया था, जीरो, क्योंकि तीनों सेम मास के थे। अब ये वाला मास बढ़ गया तो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट्स इट, बस इतना ही समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, acceleration due to gravity of the earth. Okay, consider the earth to be sphere of radius r and uniform density। मान लेते हैं कि उसकी sphere, हमें पता है कि earth is not a perfect sphere, but मान लेते हैं, और उसकी डेंसिटी भी रो मान लेते हैं यूनिफॉर्म है। ओके, देन इट्स मास इज, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और उसकी डेंसिटी होगी रो, ये हो गया उसका मास। याद रहेगा बेटा। तो एट पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस,
एट द पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, मान लेते हैं कि भाई अर्थ जो है उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो क्या होगा, सपोज अ पॉइंट मास m is situated outside the earth at a distance r from its center, at a distance r from its center. अकॉर्डिंग टू शेल थियरम, जो आगे मैंने बोला कट है, आपको टेंशन नहीं लेना है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पॉइंट आउटसाइड द अर्थ इज जस्ट एज इफ द एंटायर मास, शेल थियरम ये बोलता है, देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, ये मान लेते हैं अर्थ है और ये मान लेते हैं मून है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है ना, इट इज अ पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो शेल थ्योरम भी यही बोलता है कि भाई मान लो कोई भी बाहर एक पॉइंट होगा, तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ लगेगा वो ऐसे होगा कि पूरे का पूरा अर्थ का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। शेल थ्योरम सिर्फ इतना ही बताता, समझे, मतलब इन शॉर्ट हम सब कुछ मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, सेंटर से करेंगे, बस ये चीज याद रख लो तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एट कंसंट्रेटेड एट सेंटर, जैसे वही बता रहा है, हेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पॉइंट मास m, देखो मैं डायग्राम बन रहा हूँ, ये अर्थ है, बाहर एक पॉइंट है जिसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M है और इसका ये डिस्टेंस है कितना r। और दूसरी बात समझो, ये रेडियस उसकी r है, रेडियस रेडियस उसकी r है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज r फ्रॉम इट सेंटर। ये वाला जो m वाला पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। तो अब बताओ कि भैया हमारा जो ये मास m है उस पे फोर्स ड्यू टू अर्थ कितना लगेगा, तो g, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ और उनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। मैं वापस बता रहा हूं, वी आर ओनली डीलिंग विद हियर ओनली विद द मैग्नीट्यूड कंडीशन के भाई r जो है वो कैपिटल R से बड़ा है, मतलब r वो बाहर है, अंदर नहीं। समझ में आया। अब मान लेते कि अंदर की बात करते हैं, अंदर अंदर कोई होता तो अंदर 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 अंदर, फॉर एग्जांपल ये देख लो, अंदर एक कोई पॉइंट होता तो अर्थ के अंदर। अब देखो अर्थ पूरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, अर्थ पूरा सॉलिड स्फीयर है, ये उसका सेंटर है। अब एक पॉइंट अंदर है, एक पॉइंट अंदर है मतलब इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको एक स्फेरिकल जॉइंट कर दूं, तो ये जो बाहर का पार्ट है वो तो अर्थ का, वो कंसीडर वो फोर्स लगाएगा ही नहीं, जो भी फोर्स लगाएगा वो कौन सा पार्ट लगाएगा, ये अंदर वाला पार्ट लगाएगा। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है वो मेन अर्थ से छोटा पार्ट है, मतलब उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो, वही तो उस जो छोटा मास है उसी के कारण इस पे क्या फोर्स लग रहा है वो हमें देखना है। डन। देखो एज शोन इन फिगर, सपोज अ point of mass m is located at a point p in a mine at a depth d below the earth surface, अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस नीचे है और उसका मास m है। Thus the point p lies outside the sphere of radius r and inside the cell of thickness, inside the cell of thickness कितना, d is equal to r minus r, मतलब वो अर्थ की सरफेस के अंदर है, बट ये जो देखो ये छोटा सा स्फीयर आ रहा है ना उसके बाहर है। तो इस अब मास पे ये जो छोटा पिंक वाला पार्ट है ना उसी के कारण इस पे फोर्स लगेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो व्हाइट पोर्शन है उसके कारण नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम द आउटर शेल एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द मास m केप्ट एट पॉइंट, ये जो बाहर वाला व्हाइट पोर्शन है वो कुछ भी फोर्स नहीं लगाएगा। द इनर स्फीयर ऑफ रेडियस r एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ पॉइंट मास m एट p एज इफ इट्स मास इज mr, उसका मास क्या होंगे, उसका मास हम कंसीडर करते हैं mr, इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये बात तो नक्की समझ लेना है, सबका मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड। दस द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मास m इज, अब देखो उस पर कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा g, हमारा बंदा है उसका मास m है, जो बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो अर्थ का पार्ट वो mr, ओके, और उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब mr हमें फाइंड करना है। व्हाट इज mr, मास इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम उसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी तो रो ही होगी, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। बट आपको ये भी पता है, क्या पता है कि मास ऑफ द अर्थ इज m, उसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। ये चीज समझ में आ गई, दोनों को डिवाइड करेंगे
डिवाइडिंग, तो क्या हो जाएगा एम आर बाय एम, 4/3 पाई पाई कैंसिल, रो रो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आर क्यूब बाय आर क्यूब। तो इससे मैं एम आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ एम स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो देयरफॉर हमारा एफ क्या हो जाएगा जी एम, स्मॉल एम आर की जगह पे क्या होगा एम स्मॉल आर क्यूब स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। मैंने एम आर की जगह भी ये वैल्यू डाल दी, तो देखो आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल, आर हो जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा जी एम एम आर बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स उस पर लगेगा। जी एम एम बाय आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब, जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू आर। ये किसके लिए, ये है फॉर आर लेस देन आर। डन। अब मान लेते हैं अ पॉइंट ऑन द सरफेस, पहला क्या मान लिया बाहर, वो तो इसी तरह, वो तो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, अंदर में चेंज होगा, ये अंदर वाले फोर्स में चेंज होगा। अब तीसरा और फाइनल केस अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, उसमें ये डायग्राम बेसिकली तो नहीं आएगा, इस डायग्राम को हम उड़ा देते हैं। हाँ, अब तो क्या होगा बेटा, सिंपल फॉर्मूला F इज इक्वल टू, आगे देख लिया जी एम एम बाय, ये फॉर्मूला हमने देखा ना, क्या देखा आर क्यूब बाय आर, तो आर क्यूब और आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाएगा क्योंकि ऑन द सरफेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर, वही आया, ये किसकी तरह है एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर स्क्वायर किसके लिए एट पॉइंट आउटसाइड के लिए। अब पॉइंट आउटसाइड वो अर्थ से आर डिस्टेंस दूर है, एट पॉइंट ऑन द सरफेस वो अर्थ से कैपिटल आर दूर है। मैं देखो एक ही चीज मैं आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ, ये सेंटर है, अगर कोई पॉइंट अंदर है तो उसका फोर्स कितना होगा जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू आर, अगर ऑन द सरफेस है तो इतना डिस्टेंस दूर हो जाएगा। अब हम इतना डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो मतलब उसका हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा अर्थ का मास कंसिडर करेंगे ना, इसके अंदर जैसे अर्थ का मास कंसिडर नहीं किया तो इसका क्या आएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर, और अगर बाहर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तीनों में आर ही चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया, पक्का पक्का, किसी को कुछ डाउट नहीं ना, ओके एक और चीज पढ़ लेते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, सपोज द मास m experiences acceleration g called, उसके क्या बोलते हैं ग्रेविटी, कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन किसके कारण लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा mg, बट हमारा दूसरा एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला जी एम एम बाय आर स्क्वायर निकला। ओके, कंपेयरिंग करेंगे दोनों को तो हमें क्या मिलेगा mg इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, मतलब m और m कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकला जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। आपको जी की वैल्यू पता है, आपको मास ऑफ द अर्थ पता है, आपको रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, डाल दो उसका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन क्या स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रख लेना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप देखोगे जिस पे ग्रेविटी लग रही है उसका मास नहीं आएगा, जिसके कारण ग्रेविटी लग रही है उसका मास आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम। आ गया समझ में, श्योर, आगे बढ़े। ओके, अब है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ द अर्थ कितना होता है हम पहले फाइंड कर लेते हैं, mass of earth, as we know that g is equal to gm by r square, so therefore capital M को मैं क्या लिख सकता हूँ gr square by capital G। if g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ होती है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर,
और g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देयरफॉर m की वैल्यू, सब की वैल्यू डाल दो इधर, 9.8, 6.37 इंटू 10 का पावर 6 उसका होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इज इक्वल टू 10⁻⁻11। तो इसका आंसर कितना आएगा 5.97 इंटू 10⁻24 kg। और हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, इसको बोलते हैं मास ऑफ द अर्थ। डन। सो अब हम फाइंड करेंगे डेंसिटी। मास तो हो गया, अब एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये नंबर 2 चीज। आपको पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब रो। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मास कहाँ से, बट G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर इधर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी आर स्क्वायर बाय जी। देयरफॉर कंपेयरिंग, इन दोनों को हम कंपेयर करें, 4/3 पाई आर क्यूब रो इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय जी। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो जाएंगे आर। तो देयरफॉर इधर रो की वैल्यू तो ये ऊपर चला जाएगा 3g, ये सब नीचे आ जाएगा 4πg। ये उसका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज, सबकी वैल्यूज आपको पता है, आपको सबकी वैल्यू पता है। जी की वैल्यू 9.8, पाई की वैल्यू 3.14 और स्मॉल जी की वैल्यू 6.67। हाँ एक आर रह गया, एक आर यहाँ रहेगा, हाँ 6.67 इंटू 10⁻11 और स्मॉल आर की वैल्यू 6.37। तो रो की वैल्यू आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 5497 kg पर मीटर क्यूब। तो उसको हम राउंड ऑफ करके क्या बोल सकते हैं 5500 kg पर मीटर क्यूब। बट रियल में ऐसा होता है कि अपर लेयर जो है, अपर लेयर ऑफ अर्थ, उसकी डेंसिटी है, ओके, अपर लेयर ऑफ डेंसिटी उसकी है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो है वो इनर लेयर की बात चल रही है, ओके, इनर लेयर्स होते हैं और हम वही कंसिडर करते हैं। बट एवरेज हम जब भी क्वेश्चन आया तब हम रो की जगह 5500 ही डालेंगे। क्लियर हो गया, पक्का? चलो न्यूमेरिकल्स है थोड़े बहुत। सबसे पहला, assume that if the earth were made of lead, assume that if the earth were made of lead, तो क्या होता, ओके, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी है 11.3। डेंसिटी ऑफ अर्थ, रिलेटिव डेंसिटी इज 11.3। उसका मतलब क्या हो, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रो की वैल्यू कितनी हो, आप बोलोगे सर हाँ अभी तो आपने 5500 kg लिया तो अब ये क्यों ले रहे हो। एक बात समझो, एक बहुत ज्यादा ध्यान से समझो। रिलेटिव डेंसिटी मतलब मान लो कि भाई मेरा मास 50 kg है और दूसरे बंदे का 150 kg है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, इस बंदे का मास 3 टाइम्स क्या है, यश का मास। तो इसका इसका रिलेटिव डेंसिटी 11.3 मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर है उसके कंपैरिजन में 11.3 टाइम्स ज्यादा है। आप बोल रहे हो सर डेंसिटी ऑफ अर्थ गिवन है, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों ले रहे हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। डेंसिटी ऑफ अर्थ गिवन है तो फिर आप डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों ले रहे हो। उसका रीजन है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं और अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट पानी से बना हुआ है। तो 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000। तो रो की वैल्यू होगी 11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। छोटी छोटी चीजें याद रखना। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर, बराबर है g बाय आर स्क्वायर। और मास की वैल्यू क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। याद आया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर हो जाएगा। देयरफॉर g इज इक्वल टू 4 पाई आर रो बाय 3। क्या हो जाएगा बेटा,
जी की वैल्यू क्या निकलेगी, जी इज इक्वल टू 4 पाई आर रो बाय 3 सबकी वैल्यू डाल दो, सबकी वैल्यू डाल दो। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, देखो 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी लोगे 6.4 इंटू 10⁻⁶, रो की वैल्यू हमारी निकली 11.3 इंटू 10 क्यूब होल अपॉन 3। डन। और जी कहाँ पे गया, जी गायब हो गया जी। तो इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो 22.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा। डन, बस यही है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ अगर लीड से बना होता जिसकी डेंसिटी ये होती तो उसका जी इतना लगता, जो 9.8 है उसके कंपैरिजन में इतना लगता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून सरफेस, the acceleration due to gravity at moon surface is 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जी दिया हुआ है हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ द मून मतलब आर भी दिया हुआ है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ द मून। मून का मास आपको पता होना चाहिए कि जी का फॉर्मूला क्या लगेगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। देयरफॉर एम का फॉर्मूला क्या लगेगा, जी आर स्क्वायर बाय जी। जी कितना है आपका 1.67, एम की आर स्क्वायर कितना है 1.74 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर, और जी कितना है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। तो एम का एम, इसको सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा। वो कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन मेरे से काफी स्ट्रांग होगा, इसलिए इतना आंसर आएगा। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉडी हैज अ वेट 90 केजी, वेट 90 केजी है ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में उसको मैं जीई लिख सकता हूँ। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अर्थ सरफेस है इसलिए आर ई ले रहे हैं, अगर बाहर होता तो आर जितना डिस्टेंस है वो लेते हैं। आर ई कहाँ पे, अर्थ के सरफेस है, तो इस सरफेस पे सेंटर से कितना होगा आर ई, तो वो फॉर्मूला लगेगा। आ गया समझ में। डन, तो इतना। okay. अब दूसरा क्या पूछा है, द मास ऑफ द मून इज 1/9 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ मास एंड इट्स रेडियस इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ रेडियस। तो एट मून, मास ऑफ द मून मतलब mm is equal to 1/9 me and radius is equal to radius of the moon is equal to half r। तो एट मून gm कितना होगा, gm होगा gmm बाय rm स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज डाल दिए तो gm इज इक्वल टू, चलो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। या एक काम करो, डिवाइड कर दो ना भैया, डिवाइड कर देते हैं, चलो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कोई भेजा हमारी, अपने को नहीं करनी इसको। हाँ, यहाँ पे एक स्टेप ये करना पड़ेगा, इज इक्वल टू जी mm की जगह पे क्या लिखेंगे 1/9 me, और rm की जगह पे क्या लिखेंगे हाफ आर ई स्क्वायर। तो हाफ का 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं 1 देता हूँ, इसको मैं 2 देता हूँ, डिवाइड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा जी ई बाय जी एम, ये पूरा कट ये पूरा कट, तो 1 बाय क्या हो जाएगा 4/9। तो हमें तो जीएम फाइंड करना है ना, तो जीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये 9/4 हो जाएगा, यहाँ पे 9/4, तो जीएम इज इक्वल टू 4 GE/9। 4 GE/9, तो जी कितना होता है 9.8/9। आ गया समझ में। तो इसका कैलकुलेशन कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो बहुत बड़ी गलती कर दी ना वो ये कर दी। मैं आपको बताता हूँ क्या गलती कर दी, वो आप गलती मत करिएगा एग्जाम में। डिवाइड 1 एंड 2, तो मैं जी एम बाय जी लिख सकता हूँ, जी एम को ऊपर लिखूंगा 4/9 और ये 1, तो मैं ये क्या हो जाएगा जी एम बाय जी इज इक्वल टू 4/9। तो इससे क्या हो जाएगा जी एम इज इक्वल टू 4/9 जी, 4/9 जी। ये इतना हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, ऑन द मून द वेट ऑफ द बॉडीज, तो मून पे वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू एम।
क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज डब्ल्यूएम। डब्ल्यूएम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू जीएम। मास इंटू जीएम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/9 जीई। तो एम जीई इंटू 4/9, एम जीई मतलब वेट होगा, वेट वो ओरिजिनल अर्थ पे कितना है, एम जीई मतलब वेट ऑन अर्थ 9, इसको कैंसिल कर दो 10, तो आंसर कितना आएगा 40 ग्राम। तो अर्थ पे कितना होगा उसका 40 ग्राम, सॉरी अर्थ पे नहीं, मून पे उसका वेट कितना लगेगा 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या 40 किलोग्राम, सॉरी थोड़ा दिमाग किसी और जगह पे। ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते, 40 मिनट्स हो गए। ठीक है, टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।